गाइस टू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा था। हमने एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाई थी। कुछ उसमें इनपुट लेयर था एक, कुछ हमने एक आउटपुट लेयर था, और क्या था हमारे कुछ हिडन लेयर्स थे। हमने कितने हिडन लेयर थे, हमने मैक्स कितने 3 से 4 हिडन लेयर्स लेते हैं, राइट। तो ऐसे न्यूरल नेटवर्क जिनमें हिडन लेयर्स काफ़ी कम है उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं शैलो न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि शैलो न्यूनरेटर मतलब ऑब्वियसली कि हिडन लेयर्स काफ़ी कम है। अब सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको एक प्रॉब्लम है कि आपको 100 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्लासिफिकेशन करनी है, राइट। आप आपके पास 100 टाइप से क्लासेस हैं, आपको उनमें क्लासिफिकेशन करनी है। क्या आप सोच सकते हो, क्या आप क्या आपको लगता है कि जो हमने छोटी सी शैलो न्यूनरेटर बनाई थी उससे वो पॉसिबल है, वो काम पॉसिबल है? नहीं ना, राइट, क्योंकि 3 हिडन लेयर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम। भला इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम हैंडल कैसे करें? तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क होता है। ये क्या होता है डीप न्यूरल नेटवर्क मतलब? ऑब्वियसली डीप मतलब डेप्थ ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें जो हिडन लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप चाहो तो बहुत सारे हिडन लेयर्स लगा सकते हो। अब ये बोलना तो आसान है, मगर इसमें ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि एक बहुत बड़ी वाइडली नोन प्रॉब्लम, बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको, वो क्या होती है? वैनिशिंग ग्रेडियंट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इसे। और इसी के साथ आती है एक एडजॉइंट कॉन्सेप्ट, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा क्या होता है, अब आपने न्यूरल नेटवर्क बना दिया। अब इतना आपने बड़ा सा न्यूरल नेटवर्क बना दिया, तो आपके लिए उसको बहुत सा डाटा चाहिए होगी। तो हो सकता है आपके पास इनसफिशियंट डाटा ना हो। तो आपके पास इनसफिशियंट डाटा हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। और आपने बहुत कम डाटा पर ट्रेन कर दिया तो ऑब्वियसली प्रेडिक्शन सही नहीं मिलेगी, हो सकता है। तो इनसफिशियंट डाटा। तीसरी क्या होगी कि जितनी बड़ी न्यूनरेटर बनाओगे, जितने सारे हिडन लेयर दोगे, उतनी ज़्यादा आपकी न्यूनरेटर स्लो होते जाएगी। ओके, तो तीसरा क्या हो गया? स्लो, स्लो न्यूनरेटर। ओके, और चौथी क्या होगी? चौथी ये होगी कि अ, जैसे आप अगर न्यूरल नेटवर्क है तो आपने उसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। ओके, तो वो क्या होगी ना, उसने ट्रेनिंग डेटा को लिया और उसे रट लिया। क्या क्या मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई थी, उसने बहुत अच्छे से रट लिया। लेकिन टेस्टिंग के टाइम ना वो बहुत अच्छे से रट नहीं पाया, क्योंकि उसने ट्रेनिंग डेटा को रट लिया था, वो अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, आपको ये टर्म पता होगा, ओवरफिटिंग। इसका मतलब उसने वो मॉडल ओवरफिटिंग है, ओवरफिटिंग और ट्रेनिंग डेटा को ओवरफिट कर रहा है। इसका मतलब वो भी डिजाइन नहीं है, राइट। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने पे ओवरफिटिंग होती है, तो ये भी डिजाइन नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास अराइज होते हैं, और इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं वो हम सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस होंगे। ओके, तो पहले मैं डिस्कस करूँगा वैनिशिंग ग्रेडियंट होती क्या है, तो देखते हैं। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, ओके। तो बेसिकली शुरू में क्या होता था ना, बेसिकली इनिशियल जो शुरू में मैं जो शुरू में न्यूरल नेटवर्क्स बनी थी, जो जब न्यूरल नेटवर्क्स स्टार्ट बनना स्टार्ट हुई थी, उसमें क्या होता था कि जो टर्म है, जैसे हमने बैक प्रोपगेशन में क्या देखा ना, पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था बैक प्रोपगेशन। उसमें क्या होता था, हमारे वेट्स जो थे वो ऑप्टिमाइज होते थे। इसका मतलब क्या होता था, जो हमारा न्यू वेट होता था वो क्या होता था, वेट ओल्ड माइनस ईटा कुछ होता था हमारे पास लर्निंग रेट। और ये क्या होता था, डी ई अपॉन डी डब्ल्यू। एरर ई हमारा एरर था, डी, और ये ओल्ड वेट था। ये हमारा ग्रेडियंट टर्म है। ओके, होता क्या है ना, पुराने जो न्यूनरेटर्स है उसमें क्या होता था, जैसे जो ग्रेडियंट है ना वो टर्म बहुत छोटा हो जाता था, राइट। तो अगर हम छोटा ग्रेडियंट ले रहे हैं और उसके बाद जैसे मान लो शुरू के लेयर्स में तो चले, शुरू के लेयर में चलेगा क्योंकि ये वैल्यू कुछ रहेगी। उसके जैसे जैसे अंदर के लेयर में पहुंचेंगे, जैसे जैसे अंदर के लेयर, जैसे लेयर पे लेयर घूमते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये टर्म और छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें, डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, और हमारी जो ग्रेडियंट जो वैल्यू है वो बहुत कम होती जा रही है। तो ऐसे वैल्यू कम होते हुए कम होते हुए कम होते एक टाइम के बाद ये वैल्यू इतनी कम हो जाएगी ना कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेट न्यू और वेट ओल्ड ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएंगे। तो हमारा जो मेन ऑप्टिमाइजिंग काम तो वो तो हो ही नहीं रहा है, तो भला न्यूनरेटर काम किस काम का? तो बेसिकली हमारा जो वेट है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे हैं, तो हमारा न्यूनरेटर बेसिकली अच्छा काम नहीं कर रहा है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व प्रॉब्लम थी उस समय। और ये क्या होता है, इसके वजह से हमारा न्यूटन प्रॉपर्ली काम नहीं करता। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट, राइट। ये होगा हमारे वैनिशिंग ग्रेडियंट।
तो ये टर्म बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, मतलब वैनिश कर जाती है, नाम से क्लियर है। तो इसे वैनिशिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। ये क्यों होता है, इसे कैसे ठीक करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम टर्म्स देख लेते हैं, राइट। इसके बाद मैंने बोला था एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ये क्या होती है, ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, बस इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो ग्रेडियंट की टर्म है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो जो ग्रेडियंट की टर्म अगर बहुत बड़ी होगी, इसका मतलब क्या होगा, जो वेट में चेंजेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वेट के चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो कोई वेट बहुत छोटा हो गया, कोई वेट बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, हमारे जो, जैसे हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं, हो सकता है किसी में वेट बहुत ज़्यादा है, किसी में वेट बहुत कम है, तो हमारे मॉडल्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आ गई। और इतने ज़्यादा इरेगुलर होने की वजह से ना हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि बहुत अनडिजायरेबल है, राइट। वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, इससे हमारा मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाती है, ओके। तो ये दूसरी तरह प्रॉब्लम होगी जिसमें हमारा ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा आता है। इससे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, मतलब हमारा ग्रेडियंट हम बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, एक्सप्लोड कर जाता है, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन अगर हम देखें ये प्रॉब्लम ऑकर क्यों हो रही है, तो बेसिकली एक टाइम आया था ना कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि न्यूरल नेटवर्क्स के यूज ऑब्सोलीट होने लगे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि न्यूरल नेटवर्क्स के को यूज़ ही नहीं करना चाहता। भाई हमें अच्छी वैल्यूज मिली ना, हमें अच्छी प्रिडिक्शन मिली नहीं, तो मैं न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ क्यों करें, इतना मेहनत क्यों करें हम। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई थी ये प्रॉब्लम। तो बेसिकली दो साइंटिस्ट है, 2010 में दो साइंटिस्ट एक पेपर लिखा, उसमें क्या उन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने वैनिशिंग ग्रेडियंट्स के बहुत सारे कल्प्रिट्स यानी बहुत सारे रीजंस पब्लिश किए। उसमें क्या क्या था, बहुत सारे रीजंस थे। उसमें एक मेजर रीजन उन्होंने लिखा कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। वो क्या होता है एक्टिवेशन फंक्शन, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, एक ओवरव्यू दे दूंगा। हम सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन, ये सबसे ट्रेडिशनली सबसे कॉमनली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन था उस टाइम पर। सिग्मोइडल फंक्शन, इसके साथ हम क्या करते थे ना, हमने डेटा को नॉर्मलाइज करते थे, मतलब इसकी मीन 0 रहती थी और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 रहता था, राइट। जब हम इस कॉम्बिनेशन में रहते थे ना अपने मॉडल को, तो क्या होता था ना, हमारा जो इनपुट वेरिएंस है वो तो कुछ रहेगा, इनपुट हम डेटा पे डिपेंड करता है, ये तो ठीक है चलो। इन जो हमारा आउटपुट वेरिएंस है ना, वो इनपुट वेरिएंस से बहुत ज़्यादा होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आउटपुट आउटपुट जो निकल रहा है, हमारे जो हिडन लेयर्स की जो एक्टिवेशन फंक्शन होने के बाद जो आउटपुट मिल रहे हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफर कर जा रहे थे। और इनपुट वेरिएंस में तो कुछ होगा, इनपुट जहाँ मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन इनपुट के कंपेरिजन में आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो ये बहुत अनडिजायरेबल है, क्योंकि हमारा मॉडल अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, बहुत बेकार वर्क करेगा, राइट। तो ये क्या हुआ था, इसकी वजह से हो रहा था ना, हमें ये वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम मिल रही थी, ओके। तो ये भी डिजायरेबल नहीं है। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने रिसर्च किया और पता किया कि वैनिशिंग ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, हमें हमें जो आउटपुट जो वेरिएंस है ना, आउटपुट वेरिएंस को अप्रॉक्स इक्वल टू इनपुट वेरिएंस लाना है हमें। ये हमारा काम था। तो ये बोलना तो आसान है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, राइट। तो उन्होंने इसका एक क्लोज टू, मतलब ये तो कर अचीव नहीं कर पाए वो, लेकिन उन्होंने एक क्लोज अचीव ऐसा सोल्यूशन है जो इसका काफ़ी क्लोज था, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई नई डिस्ट्रीब्यूशन, नई डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बोलोगे, लेकिन नई टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन या इनिशियलाइजेशन बोल सकते हो, ओके। इनिशियलाइजेशन क्या था, तब आप बैक प्रोपगेशन में करते क्या हो, आप वेट्स लेते हो, वेट्स की कुछ इनिशियल वैल्यू रहती है, राइट, उनको आप ऑप्टिमाइज करते हो। उन वेट्स को इनिशियल वैल्यू देते कैसे हैं, तो उन वेट्स को इनिशियल वैल्यू देने की जो प्रोसेस को उसे क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ओके। तो बेसिकली उन्होंने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इनिशियलाइजेशन टेक्निक दी। तो वो उस टेक्निक को बोलते क्या है, तो उससे हम बोलते थे जेवियर इनिशियलाइजेशन या ग्लोरो इनिशियलाइजेशन, दोनों एक ही है। ये उनका फर्स्ट नेम था, उनका लास्ट नेम था, तो आप दोनों बोल सकते हो। तो उन्होंने ये इनिशियलाइजेशन दी। उन्होंने क्या बोला कि जो, अगर ये जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ले रहे थे, हम उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन क्या ले रहे थे, 1 ले रहे थे। इसका मतलब हम वेरिएंस भी 1 ले रहे थे। उन्होंने क्या बोला ना कि मैं वेरिएंस को 1 नहीं लूंगा, मैं वेरिएंस को 1 अपॉन एफ एवरेज लूंगा। ये एफ एवरेज है क्या आखिर, एफ एवरेज था बेसिकली एफ इन प्लस एफ आउट अपॉन 2। एफ इन क्या है भैया, तो एफ इन क्या है, एफ इन हमारा फैन इन है, और एफ आउट क्या है, हमारा फैन आउट है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि फैन इन फैन आउट क्या है। फैन इन बेसिकली हमारा, मैं इधर कर देता हूँ कि अच्छे से दिखे, फैन इन हमारा क्या है, हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स है। देखते हो तो काफ़ी यूजफुल टर्म्स है हमारे पास। और फैन आउट है हमारा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। बेसिकली इनकी एवरेज लो और इनको इन्वर्स करो तो हमें वेरिएंस मिल जाएगी। और अगर आप इस वेरिएंस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
आप 1 की जगह इस वेरिएंस को लो और इस पे डिस्ट्रीब्यूशन करो, नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको जानते हो क्या करेगा, आपकी जो ये जो भी जब वैनिशिंग प्रॉब्लम थी ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, राइट। तो ये उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, ये इनिशियलाइजेशन का तरीका था, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, ये करने पे जो हमारी जो वैनिशिंग प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक कम हो जा रही थी। तो ये उन्होंने एक तरीका बताया, और इसमें एक और तरीका भी हो सकता है कि ये अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दूसरा क्या तरीका था, उन्होंने बताया कि आप एक रेंज में -R2R एक वैल्यू ले सकते हो, और ये रेंज क्या हो सकती है, इसमें आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू बेसिकली √3/F एवरेज थी, एफ एवरेज सेम ये वाली। और इस रेंज में अगर आप वैल्यू लो और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में करो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आप लोग को पता हो क्या हो, मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल कैसे होती है, ऐसी होती है, मतलब बेल कर की शेप की, आप समझ लो, राइट, कुछ ऐसी होती है नॉर्मल। इसमें क्या होता है, ये हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग रहती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, इसमें हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, मतलब इसकी भी सेम, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी भी सेम, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी भी सेम, ऐसे कुछ, मतलब एक तरह से रेक्टेंगल बन जाता है हमारा। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा यूनिफॉर्म हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, राइट। तो ये हमें देख रहे डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे भी करोगे तो सेम थिंग हो रही है, राइट। तो ये हमने देख लिया, ये क्या था हमारा बिहेवियर इनिशियलाइजेशन, ये करता है, ये वेट को इनिशियलाइज करता है ऐसे वैल्यूज लेके, राइट। ये हमने वेरिएंस ले लिया। इसका दूसरा क्या तरीका था कि ये तो हमने एक तरीका देख लिया, राइट। तो दूसरा क्या था ना कि एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना ही वेरिएशन दे दिया कि भैया मुझे भी अपनी कुछ नाम बनानी है। तो ये तो लीकन बहुत पॉपुलर डेटा साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि इनका कहना था कि मैं जैसे इस केस में हमने क्या किया था, बट इस केस में जो मैंने क्या बताया था कि ये प्रॉब्लम ऑकर क्यों हो रही थी, ये प्रॉब्लम ऑकर होती है क्योंकि उन्होंने सिग्मा मॉडल यूज़ किया था, सिग्मा मॉडल एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये इन्होंने ये कब यूज़ करना, ये हम जब सिग्मा मॉडल फंक्शन यूज़ करेंगे तभी, सिग्मा मॉडल या लॉजिस्टिक आप जो भी बोल सकते हो, ये क्या होता है वो भी हम देखेंगे एक मिनट में, कुछ मिनट में देखते हैं। और इसके बाद जब बताया ये लीगल इनिशिएशन क्या होती है, उन्होंने क्या बोला ना कि मैं सिग्मा मॉडल की जगह एक बहुत ही एफिशिएंट, ये क्या होती है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, मगर अभी के लिए बता देता हूँ कि SELU एक बहुत ही एफिशिएंट एक्टिवेशन फंक्शन उन्होंने मैं ये इसे यूज़ करूँगा। और मैं एफ एवरेज की जगह ना, एफ एवरेज को क्या ले लूँगा, एफ इन ले लूँगा। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखो ना, ये जो केस था, ये वाली एफ एवरेज में अगर आप एफ इन और एफ आउट को इक्वल कर दो तो आपको एफ एवरेज एफ इन मिल जाएगी, राइट। उन्होंने ये स्पेशल क्यों सोचा था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं एफ एवरेज की जगह एफ इन लूँगा, तो बेसिकली उनकी वेरिएंस क्या हो गई, 1/F n। तो उनकी ये वेरिएंस हो गई और उन्होंने ये फंक्शन यूज़ कर लिया, ओके। तो ये दूसरी तरह की इनिशियलाइजेशन होगी, और इसमें सेम वही कि आप नॉर्मल यूनिफॉर्म दोनों कर सकते हो, ओके। और ये हम अपने मॉडल में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन की एक होती है हाइपर पैरामीटर, तो आप उसमें बता सकते हो कि आपको यूनिफॉर्म करनी है या आप नॉर्मल रखना चाहते हो। अब तीसरी और आखिरी जो इनिशियलाइजेशन देखने वाले हैं वो ही इनिशियलाइजेशन, तो नाम थोड़ा अजीब सा है मुझे पता है, मगर क्या कर सकते हैं, वही उनके नाम है। तो देखते हैं क्या था ये। उन्होंने बोला कि भैया मैं अपनी ही इनिशियलाइजेशन लूँगा, और उन्होंने क्या बोला कि मैं एक्टिवेशन फंक्शन जो लूँगा वो क्या लूँगा, मैं रेलू लूँगा। ये रेलू क्या होती है वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे बाद में अगली वीडियो में। तो बोलते हैं रेगुलर रेक्टिफाइंग लिनियरिटी, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर अब देख लेते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन रेलू होती है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं रेलू लूँगा और उनके बहुत सारे वेरिएशंस लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेलू होती है ना वो सिग्मा मॉडल और tan से बहुत बेटर होती है। तो उन्होंने बोला मैं रेलू लूँगा। और दूसरी क्या थी कि उनकी जो वेरिएंस थी ना, वो जैसे पिछले बार में क्या था 1/F n, इन्होंने वेरिएंस ले ली 2/F n। तो ये उन्होंने चेंजेस किए, और बेसिकली इन्हीं को हम नोट कर सकते हैं कि ये तीन तरह के रिलेशन हमने देखे। इनके लिए एक्टिवेशन फंक्शन ये थी, इनके लिए वेरिएंस ये था। तो ये बेसिकली राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मगर आप समझ सकते हो, राइट। ये 1/F n है, ये 2/F n है, और ये 1/F एवरेज था। एवरेज वैल्यू हमने देख ली। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये सिग्मोइडल 10H है क्या, और ये एक्टिवेशन फंक्शन भैया क्या चीज़ होती है। तो अगर आप सोच लो कि अगर आपको जो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इन रियल वर्ल्ड आपकी जो डेटा रहती है वो नॉन लीनियर रहती है, राइट। मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी आपकी डेटा की, भैया आप इसको आप क्या एक सिंगल लाइन से क्लासीफाई कर पाओगे, नहीं ना। तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको नॉन लीनियर चाहिए। तो वो काम करता कौन है, नॉन लीनियर में आपको कन्वर्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपको डेटा मिलेगा वो तो लीनियर ही मिलेगा ऑब्वियसली। आपको उस डेटा को नॉन लीनियर बनाओ वो कैसे मिले करेगा, तो आप
आप बेसिकली हिडन लेयर्स को एक फंक्शन प्रोवाइड करते हो, ये डाटा को नॉन लीनियर कर देता है ताकि आप ऐसी क्लासिफिकेशन कर पाओ, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये नॉन लीनियरिटी के लिए एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जो बहुत कॉमन टर्म है, आप बहुत बार यूज़ करोगे न्यूरल नेटवर्क बनाते समय। एक्टिवेशन इज इक्वल टू हाइपर पैरामीटर होती रहती है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो दो सबसे ट्रेडिशनल हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन कौन से थे, सीमॉइड फंक्शन और दूसरा टेनएच फंक्शन। तो देखते सीमॉइड फंक्शन क्या था, सीमॉइड फंक्शन का कुछ ऐसा रहता है, जल्दी से देख लेते हैं। इसकी एफ एक्स रहती है 1/1 + e⁻⁻x, राइट। बेसिकली इसकी मीन वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू जानते हैं कहाँ तक रेंज करती है, 0 से 1 तक। इसमें आपको पहली प्रॉब्लम क्या दिख गई कि ये जीरो सेंटर्ड नहीं है। जीरो सेंटर्ड क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो जिस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव से निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो उसे हम बोलते हैं जीरो सेंटर्ड, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही रह रही है, तो वो जीरो सेंटर्ड नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये डिजायरेबल है, हमें एक्टिवेशन जीरो सेंटर्ड चाहिए, ओके। और दूसरी वैल्यू क्या है कि ये जो आप देख सकते हो ना कि एक टाइम के बाद ये वैल्यू क्या हो सैचुरेट हो जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू ले लो, बहुत कितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू ले लो ना, एक टाइम के बाद ऑलमोस्ट वैल्यूज इक्वल रहने पड़ेंगी। तो इधर आप बहुत दूर चले जाओ तो आपको जो ग्रेडियंट मिलेगा, आप ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हो, अब ग्रेडियंट निकालोगे ना तो ये क्लोज टू जीरो हो जाती है, अप्रोचेज जीरो, ओके। तो सेम थिंग यहाँ भी होता है, अगर आप बहुत बड़ी प्लस पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो ये भी क्लोज टू जीरो हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमने देखा था वेट न्यू वाला टर्म, और यहाँ जो हमने ये टर्म लिखा था, ये क्या हो रहा है, ये बहुत क्लोज टू जीरो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा टर्म जीरो जा रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली कि वेट न्यू वेट ओल्ड ही रह गया। यही प्रॉब्लम मैं बताया था ना, यही होती है वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो इसीलिए सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करने पे वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है। और सेम प्रॉब्लम हमारी किस में होती है, टेन फंक्शन में, क्योंकि इसमें भी देख लो ये एक बेटर काम करता है कि ये जीरो सेंटर्ड है, राइट। ये एक बेटर काम करता है, और ये जीरो से पास करता है, और इसकी रेंज होती है -1 to 1। इसका फंक्शन क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स इसकी होती है e⁻x माइनस रहती है ऊपर, e⁻x/e⁻x+e⁻−x। ये क्या करता है, ये -1 to 1 में देता है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू पास करोगे तो ये 1 तक में रेंज में दे देगा, और निगेटिव वैल्यू पास करोगे तो -1 तक रेंज में देगा, ओके। तो बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू के लिए -1 देगा, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 देगा, और जीरो के लिए ऑब्वियसली जीरो ही देगा। और इसमें क्या आता था कि बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू के लिए क्लोज टू जीरो देगा, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 दे देगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि जीरो सेंटर्ड नहीं रहा, इसमें ये जीरो सेंटर्ड है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। लेकिन सैचुरेशन तो अभी हो रही है ना, राइट। इन दोनों को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एक्टिवेशन फंक्शन, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत बार निगेटिव वैल्यू के लिए -1 ही दे रहा है, तो कितनी बार निगेटिव करते जाओ -1 की वैल्यू मिल रही है, इधर कितनी भी करते जाओ 1 की वैल्यू मिल रही है। तो हमारा जो dy/ds मतलब हमारा जो ग्रेडियंट है ना वो बहुत क्लोज टू जीरो हो रहा है, हमारे वेट चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर वही बात होगी कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं रही, हम बैक प्रोपेगेशन किस लिए कर रहे हैं, हमारा वेट कम हो रहा है ना, हमारा वेट चेंज हो रहा है, राइट। वेट चेंज ही नहीं हो रहा तो मतलब क्या है हमारा काम करने का। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस काम ही नहीं कर रहा, तो हमारा न्यूमरेटर काम ही नहीं कर रहा, राइट। तो ये हो गई प्रॉब्लम क्यों, ये तो हमारे दो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, इनके वजह से क्यों प्रॉब्लम होती है वो हमने देख लिया, हमने सारी इनिशियलाइजेशन टेक्निक देख ली है। अब हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि नॉन सैचुरेटेड फंक्शंस का क्यों यूज़ करते हैं, उनकी वजह से जो हमारा जो हमारा जो वैनिशिंग रेट प्रॉब्लम था वो ठीक कैसे हो रहा था, वो कम कैसे हो रहा था, वो भी हम देखेंगे बहुत डिटेल में। तो स्टे ट्यून्ड, आप बहुत मज़ेदार वीडियो अगली वाली। और if you guys like the video, please don't forget to like and share, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much.